और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आग के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आग से स्कूल खाक हो गया है। शिमला के कोटखाई में बड़ा हादसा ये पेश आया है। स्कूल भवन में आग लगी है। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे में किसी की जान नहीं गई है। सबसे अच्छी खबर और राहत भरी खबर तो ये है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया गया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं शिमला के कोटखाई से, जहां पर एक हादसा पेश आया है। आग लगने का ये वाकया पेश आया है। स्कूल भवन में आग लगी है। आपको स्कूल के हवाले से बता दें कि 1960 में ये स्कूल बनाया गया था। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको शिमला के कोटखाई से दे रहे हैं, जहां पर स्कूल भवन में आग लगी है। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी की जान नहीं गई है। सबसे अच्छी और राहत भरी खबर यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, यानी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया गया था। 1960 में यह स्कूल बना है। इस स्कूल का इतिहास यह है कि 1960 में इस स्कूल को बनाया गया था। रणवीर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कितने बजे स्कूल में आग लगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रणवीर, स्कूल में कितने बजे आग लगी और क्या इस पूरी तरीके से स्कूल जलकर खाक हो गया है या फिर कुछ बिल्डिंग का हिस्सा बचा है? सबसे अच्छी बात तो ये है, राहत की बात यह है कि किसी की जानी नुकसान नहीं हुई है इसमें। जी हाँ, ये पिछले कल रात की ये खबर है जो पुलिस की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि ठीक रात को 11 बजे थाने में जो है इसकी सूचना आई थी कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कलबोग, जो 1960 में बना हुआ था, उसमें जो है अचानक आग लग गई। जब तक उसको बुझाने, उस पर काबू पाने की कोशिश की जाती, लेकिन तब तक स्कूल जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। 2 मंजिला ये स्कूल का भवन था जिसमें 15 कमरे थे, ये जानकारी निकल कर आई है। और आग लगने की वजह ये बताई गई कि शॉर्ट सर्किट जो है, शुरुआती जानकारी के अनुसार जो प्रारंभिक जांच हुई है कि ये माना जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसकी वजह से ये आग लगी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश के चलते जो है ये शॉर्ट सर्किट स्कूल में हुआ और उसके बाद इसमें आग लगी। और लकड़ी का जो है ज्यादातर इस्तेमाल स्कूल के निर्माण में हुआ है और इसका जो है नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से फौरी व्यवस्था की गई है कि अब किस तरह से यहाँ स्कूल में छात्रों को पढ़ाया जाना है। जी, रणवीर, एक बात यहाँ पर साफ करिएगा कि ये सरकारी स्कूल था कि और प्राइवेट। आपने कहा कि प्रशासन इस बात पर गौर कर रहा है कि छात्रों की पढ़ाई कहाँ पर होगी, तो क्या इसको लेकर कोई अल्टरनेट प्रशासन की तरफ से इंतजामात, स्कूल प्रशासन की तरफ से इंतजामात किए गए हैं कि जो छात्र अब स्कूल आएंगे या फिर उन्हें बुलाया जाएगा तो उनकी पढ़ाई अब कहाँ हो सकेगी? जी हाँ, ये सरकारी स्कूल है जो शिमला जिले की जो कोटखाई तहसील है उसके तहत ये कलबोग स्कूल में जो है आगजनी की घटना सामने आई है। और ये व्यवस्था की गई है कि आसपास कोई जो भवन होगा, चाहे उसमें स्कूल है चाहे कोई और व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर जो है कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दी गई है कि व्यवस्था कहाँ और किस तरह से की जानी है। और ये जो है मौखिक तौर पर जानकारी दी गई है कि स्कूल में जो है छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो जलकर खाक हो गया है। स्कूल में रखा हुआ जो सामान था वो जो है जलकर खाक हो गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, तो +2 तक जो छात्र हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, तो काफी संख्या में जो है छात्र यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पहले ये व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरह से स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई है जो बंद हो चुकी है वो फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके। बिल्कुल, प्रशासन का पूरा ध्यान उस तरफ है कि बच्चों की पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलाई जा सके। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से चाको चौबंद व्यवस्थाएं भी करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे अहम बात यहाँ पर रणवीर ने जो बताई हमें कि इस स्कूल में लगी आग की वजह का पता लगाया जा चुका है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि इस स्कूल में लगी आग की वजह। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख
कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे जयराम ठाकुर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी संभव है। हिमाचल चुनाव को लेकर मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। तो इस मुलाकात को कई एंगल से देखा जा सकता है। जयराम ठाकुर का ये दिल्ली दौरा है। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात होगी तो आज जयराम ठाकुर की तरफ से क्या कुछ बातें और इन दोनों के बीच क्या कुछ बातें हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे और साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव होने की बात बताई जा रही है। हिमाचल चुनाव को लेकर ये बड़ा डेवलपमेंट देखा जा सकता है। हिमाचल चुनाव को लेकर आज सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं। मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि साल के आखिर में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। रणवीर सिंह का ही रुख कर लेते हैं, इस पर भी वो मजीद ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। रणवीर, इस दौरे को कितना अहम माना जाए और कितने बजे मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से जयराम ठाकुर की? देखिए, जो भाजपा के सूत्र हैं और जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सना ये सूचना मिली है कि आज का जो कार्यक्रम है आधिकारिक तौर पर, इसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, इनके साथ बैठक जो है शेड्यूल हुई है। जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। कुछ और नेताओं के, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात की बात कही जा रही है और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी, कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की बात यहां पर कही जा रही है। बड़ी बात यह है कि आज शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे, तो शाम को यह मुलाकात संभव है। सीएम की वापसी का, शिमला वापसी का अभी कोई शेड्यूल आधिकारिक तौर पर भी जारी नहीं हुआ है, तो इसका ये मतलब समझा जा सकता है कि कल भी शायद मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे। वजह सिर्फ एक ये बताई जा रही है कि जो विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक हैं, तो यहाँ पर केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका दौरा होना है। जेपी नड्डा जो 21 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आएंगे, एचपीयू में जो एल्यूमिनी मीट है उसमें कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने शामिल होना है। उसके बाद किस तरह से पार्टी के कार्यक्रम आगे करने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हिमाचल में जल्द से जल्द जो है भाजपा करवाना चाहती है। एक आधिकारिक दौरा प्रधानमंत्री का जो बिलासपुर में एम्स निर्माणाधीन है, एम्स का उद्घाटन जो है भाजपा करवाना चाहती है, ये भी तय होना है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात इस पर होगी, चर्चा होगी जो आगे की जो रूपरेखा है। इसके बाद जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है, बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। कांगड़ा जो है एक बड़ा जिला है। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 15 सीटें वहां से हैं, तो वो एक काफी महत्वपूर्ण है। चंबा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का एक दौरा जो है, यहाँ हिमाचल भाजपा के जो नेता है, मुख्यमंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कम से कम जो है आने वाले 15-20 दिनों में एक दौरा कम से कम प्रधानमंत्री का हो, तो मैसेज हो चला जाए। इसके अलावा जेपी नड्डा के किस तरह के कार्यक्रम होने हैं हिमाचल में, पार्टी के किस तरह से कार्यक्रम होनी है, रैलियां किस तरह से होनी है, पार्टी के जो कार्यक्रम है किस तरह से चलने हैं, उन पर डिस्कस होगा। और साथ के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या रणनीति रहेगी, खाका क्या रहेगा, इस पर भी चर्चाएं होने की संभावनाएं है, ये बताया जा रहा है। और इसके साथ ही एक मुलाकात ये भी बताई जा रही है, जो आला मंत्री हैं केंद्र सरकार में, हिमाचल को जिस तरह से इस मॉनसून सीजन में नुकसान हुआ है, राहत की मांग जो है मुख्यमंत्री करेंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सामने, और हिमाचल के कुछ डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें धन की जहां कमी आ रही है, उसके बारे में भी जो मुख्यमंत्री है वो बात करेंगे। ऐसी जो है फिलहाल जानकारी निकलकर आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं दिल्ली, वापसी का शेड्यूल अभी बना नहीं है। सना, बिल्कुल वापसी का शेड्यूल अभी नहीं बना है, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि जब वो दिल्ली में जितने भी दिन रहेंगे वो शेड्यूल उनका क्या रहने वाला है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। हिमाचल में मॉनसून की बारिश के साथ आफत की बारिश भी जारी है। इस वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वहीं लैंडस्लाइड और पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं।
हिमाचल में मॉनसून का कहर, 200 लोगों की मौत, 377 घायल, 7 लापता, 997 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का नुकसान। हिमाचल में आफत की बारिश। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते राज्य के अधिकतर बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में नदी नालों का बहाव बहुत तेज है। नदी नालों के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में कई हादसे भी हुए हैं। आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग ने 29 जून से 15 अगस्त के बीच हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस दौरान हादसे में 200 लोगों की मौत हुई, 377 से ज्यादा लोग घायल हुए, अभी भी 7 लोग लापता हैं, 997 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये भी बताया कि प्रदेश में छोटे बड़े 21 बांधों में से 19 बांधों में जलस्तर बढ़ा हुआ है और इन बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 19 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल डेस्क, न्यूज़ 18। मनाली के सोलंग गांव में एक हादसा हो गया है। यहां बना अस्थायी पुल अचानक टूट जाने से 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। दोनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। मनाली के सोलंग गांव को अन्य इलाकों से जोड़ने के लिए स्थायी पुल का निर्माण पिछले 7 सालों से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसीलिए इस अस्थायी पुल का उपयोग ग्रामीण किया करते थे। घाटी में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी, मैं उस हादसे से करीबन 10 मिनट पहले ही गुजरा हूँ, मैं और मेरा दोस्त। दरअसल पानी थोड़ा कम था और इसलिए हम क्रॉस कर गए, क्योंकि हम थोड़े एक करके चले गए। तो जैसे हम आगे निकल गए, कुछ पब्लिक रुकी हुई थी। हम ऊपर पहुँचे तकरीबन 10 मिनट में, गांव में, प्रॉपर गांव में, और वहाँ पे बैठ के हम देख रहे थे, पुल का नज़ारा देख रहे थे कि क्या हो रहा नीचे। तभी अचानक कुछ लोग तो क्रॉस कर गए, एक करके कर गए, पर 4 पर्सन एक साथ इकट्ठे चले गए। उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उस पुल की, तो जो पर्सन आगे था वो क्रॉस कर गया, जो पीछे वाला पर्सन था वो पीछे हट गया, पर जो बच्चे बीच में फंस गए वो चले गए। पुल काफ़ी टाइम से वहाँ पर पेंडिंग है, बल्कि काम भी चला उसका। गांव वालों को जब हमने पूछा कि आप लोगों ने बोला, उन्होंने काफ़ी बार प्रशासन से या गवर्नमेंट से गुहार लगाई इस पुल को तैयार करने के लिए, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अब जानते नहीं। लेकिन पुल पेंडिंग है, पुल बना नहीं अभी। ठेकेदार की नेग्लिजेंस है क्या है ये पता नहीं है, लेकिन जो ऐसे हादसे अगर ऐसी इस तरह से है तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। हमारी टीम जो है कॉन्टीन्यूसली ये काम कर रही है। हमने 3 टीमें गठित की हैं। एक टीम उसी पॉइंट पर जहाँ पर बॉडी है, और दूसरी डाउन स्ट्रीम है, और डीएसपी साहब खुद जो है उस पॉइंट से डाउन स्ट्रीम हम लोग देख रहे हैं, और उस पॉइंट से अप स्ट्रीम हमारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार और लोकल लोगों की और पुलिस की टीम जो है, इवन फायर ब्रिगेड की टीम, वो लोग भी लगातार सर्च कर रहे हैं। माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स के इंस्ट्रक्टर्स हैं और अदर जो माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी इस वक्त स्पॉट पे पहुँचे हैं। रेस्क्यू के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं। हमारी एम्बुलेंसेज स्टैंड बाई पे, डॉक्टर्स रेडी है। अगर इस तरह की कोई अगर बॉडी या फिर कोई व्यक्ति जिंदा रिट्रीव होता है तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन का प्रबंध हमने करके रखा हुआ है। सिंस जो वाटर लेवल जो है कॉन्टीन्यूसली जो है बढ़ता जा रहा है, मौसम भी काफ़ी जो है ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, और ऊपर लगातार बारिश हो रही है, तो एहतियातन हमने जो वाहंग वाला एरिया जो इसे खाली करवाया है। अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट की और रेवेन्यू की एक जो है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो है गाड़ी भी भेजी है। आसपास के जितने भी घर हैं या बिज़नेस प्रेमिसेस हैं वाहंग के आसपास और वॉल्वो बस स्टैंड के आसपास, उनको तुरंत खाली करवाने के लिए हम अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, और फोर्सिबली भी अगर हमारे को ज़रूरी हुआ तो हम वहाँ से उस जगह को खाली करवाएंगे।
उधर चंबा के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। यहां सरकार की ओर से कई जगह स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिए गए हैं, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते लोगों को इलाज के लिए चंबा या पठानकोट जाना पड़ता है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। ऐसे में चुनावी साल के मद्देनजर लोगों को अब इस बात का इंतजार है कि चुनावी दौरे के दौरान कोई राजनेता उनके इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं की भी सुध ले ले। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, नडल पंचायत में हो स्वास्थ्य केंद्र। चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की नडल पंचायत में दर्जनों गांव हैं और इसके साथ ही आसपास की पंचायतों में भी कई गांव हैं, लेकिन यहां कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस क्षेत्र में कोई अगर बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए सलूनी, डलहौजी या चंबा ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। नडल पंचायत के कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी नडल पंचायत में, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। सरकार की ओर से कई जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं, लेकिन वहां भी इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीयों की मांग है कि उनकी पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे इलाज में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय सुरक्षा बलों को देवदूत माना जाता है और जहां भी उनकी जरूरत होती है वो वहां पहुंच जाते हैं, फिर चाहे उन्हें लोगों की जान बचानी है या फिर बेजुबान की। वो इसमें किसी भी जोखिम और खतरे की परवाह नहीं करते। ऐसी ही तस्वीरें आई लाहौल स्पीति से, जहां कई दिन से फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने जान तक दांव पर लगा दी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आईटीबीपी जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक पालतू कुत्ते का रेस्क्यू किया। ये कुत्ता नदी के दूसरी तरफ फंस गया था और कई दिनों से घर से गायब था। जब कुत्ते के मालिक को पता चला कि उसका प्यारा पपी स्पीति नदी के दूसरी तरफ है, तो बस वो बेबस उसे दूसरी ओर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन एडीसी अभिषेक वर्मा ने आईटीबीपी को पत्र लिखकर कुत्ते का रेस्क्यू करने की अपील की। आईटीबीपी जवानों की एक टीम उस बेजुबानी की जान बचाने के लिए पहुंच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह आईटीबीपी के जवान उफनती नदी में रस्सी के सहारे दूसरी ओर पहुंचे और जान पर खेलकर उस कुत्ते का रेस्क्यू किया। बेजुबान ने भी मदद को आए देवदूत का शानदार वेलकम किया। इसके बाद आईटीबीपी ने कुत्ते के मालिक यानी सीतांश को सौंप दिया, जिसे पाकर सीतांश का चेहरा खुशी से खिल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल डेस्क, न्यूज़ 18। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर लाहौल स्पीति में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हिमाचल की विविध संस्कृति के साथ साथ आजादी के पर्व के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजातीय महोत्सव के रंग, हिमाचल की संस्कृति के संग, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन, पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा। लाहौल स्पीति में इन दिनों 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव मेला चल रहा है। मेले का खास आकर्षण यहाँ आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिनमें हिमाचल की जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मेले में
एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहां कई स्टॉल्स पर हिमाचल के पारंपरिक सामान की दुकानें लगाई गई हैं। मेले के पहले दिन हिमाचल पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ पाइन ने अपने सुरों से धमाल मचाया। इसके बाद कार्यक्रम में पहाड़ी नृत्य की भी प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं इस मेले की शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले और त्योहारों के जरिए न केवल हमारी संस्कृति का संचार होता है, बल्कि हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं को भी जानने और देखने का मौका मिलता है। 3 दिवसीय जनजातीय उत्सव का बधाई देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं, आज हमें लगभग 2 साल के अंतराल के बाद ये जनजातीय उत्सव केलों में मनाने का समय मौका मिला है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा शोभा यात्रा के दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा में लोक गीतों पर नृत्य करते नजर आए। इस दौरान उपायुक्त सुमित खिमटा समेत जिला मुख्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय लोग, महिला, युवक मंडल और आमंत्रित कलाकार भी पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल डेस्क, न्यूज़ 18। कांगड़ा के श्री शेषनाग देवता मंदिर में इन दिनों मेला लगा हुआ है, जहां भक्त नाग देवता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता है। माना जाता है कि शेषनाग देवता भक्तों की मुरादें जरूर पूरी करते हैं। नागमंदिर पुजारी, गांव नागमंदिर चेलियाँ, यहाँ पर जो सावन भादो के मेले लगे हुए हैं, इसमें नाग देवता जी समय समय पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, समय समय पर दर्शन दे रहे हैं। इस मंदिर की इलाके में बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि नाग देवता भक्तों की मन्नत तो पूरी करते ही हैं, साथ ही वो जहरीले जीव जंतुओं से भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रसाद को धागा दिया जाता है, जो यात्री अपने घर के लिए ले जाते हैं, अपने आप लेते हैं और अपने गले में हाथ में बांधते हैं। ये मेन प्रसाद है। और ये जो मिट्टी है, इससे जिस किसी को कोई चर्म रोग है या थोड़े फल से हर एक बात है जहर बोल दे, उन ठीक हो जाएंगे। ये मेन यहाँ की विशेषता। मान्यता है कि जो कोई भी नाग देवता के दर्शन पूजन करता है, उसके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। नमक, आटा जो होता है, ये होता है नई फसल, जैसे मक्की की है, गेहूं की है। जब नया अनाज निकलता है तो जो भी हैं किसान, वो सबसे पहले देवता के लिए रखते हैं। इससे क्या घर में बरकत रहती है, अनाज की कभी कमी नहीं आती है। और जो आटा होता है, इसका जो होता है कि जैसे रोट बनाना है, तो इसके लिए वो आटा लेकर आते हैं, रोट की जगह आटा ले आते हैं, और जो चीनी, घी, शक्कर वगैरह वो लेकर आते हैं। इसका फायदा ये है कि इसमें आम धन की बरकत होती है घर में। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सैकड़ों साल पहले जम्मू से कुछ जम्मुआल परिवार हिमाचल आकर बस गया था और श्री शेषनाग देवता जम्मू में अकेले ही रह गए थे। फिर परिवार के एक बुजुर्ग को श्री शेषनाग देवता ने स्वप्न में दर्शन देकर हिमाचल प्रदेश में रहने की इच्छा जताई। फिर जम्मुआल परिवार के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पालकी में श्री शेषनाग देवता को रानी ताल के पास चेलियां गांव लेकर आ गए। तभी से यहाँ नाग देवता के आशीर्वाद के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट पर ATR 42 विमान की सेवाएं शुरू हो गई हैं। पानी की बौछार से विमान का स्वागत किया गया। भुंतर एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पानी की बौछार से विमान का स्वागत किया। भुंतर एयरपोर्ट पर दिल्ली, चंडीगढ़ से 32 यात्री पहुंचे, जबकि भुंतर से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए 17 यात्रियों ने उड़ान भरी। ATR 42 विमान की सेवाओं से कुल्लू मनाली के पर्यटन को पंख लगेंगे। बता दें कि भुंतर एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने से 72 विमान का किराया महंगा था, लेकिन अब ATR 42 विमान में
48 सीटर में यात्रियों को सस्ती उड़ान मिल सकेगी। बुंतर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर आर.पी. श्रीवास्तव ने ये पूरी जानकारी दी है। तो दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचे 32 बुंतर से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए 17 यात्री रवाना हुए हैं और साथ ही साथ विमान ATR 42 का किराया अब कम होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तुलसी जुड़ रही हैं, जिनका हम रुख कर लेते हैं। तुलसी, कितना बड़ा ये लोगों के लिए एक तरह से अहम माना जा रहा है इस की शुरुआत, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? हाँ देखो सारा, देखिए जिस तरह से कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर जो रनवे छोटा होने के कारण यात्रियों को महंगा किराया देना पड़ता था, लेकिन अब जो है कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट पर ATR 42 जो 48 सीटर जो विमान है उसकी सेवाएं आज से शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं कुल्लू मनाली की बात करें तो कुल्लू मनाली के लिए ये एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अब जो है यात्रियों को जो एयर अलायंस की तरफ से जो किराया है उसमें कमी आएगी। हालांकि फिलहाल जो है एयर अलायंस की तरफ से किराए का जो यहाँ पर जिक्र है वो नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट की बात करें तो लंबे समय से ये प्रयास किए जा रहे थे कि कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट रनवे छोटा होने के कारण जो लोड जो जहाज में इससे पहले जो अगर बात करें तो ATR जो 72 उसमें जो है यात्री ये आता था और उसमें यात्रियों को ज्यादा किराया खर्च करना पड़ता था। अब जो है जिस तरह से ये जो यात्रा आज से जो विमान ATR 42 जो शुरू हुआ है उससे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अब जो है लोड पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। इसके चलते कहीं ना कहीं जो यात्री है उनको सस्ती हवाई सेवाएं जो यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये राहत भरी खबर यात्रियों के लिए मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया तुलसी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।